नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम में ही। और देखो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने प्रॉब्लम्स देखे थे उसमें मोस्टली सभी जगह क्या था कि या तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस था, यानी कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी जीरो था, और या फिर बॉडीज अगर एक्सेलरेट हो रही थी तो उन सभी के एक्सेलरेशन सेम थे। जैसे कि ऊपर के 3-4 एग्जांपल जो किए थे, इन सभी में एक खास बात थी कि इन सभी में अगर तुम देखो तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हर एक मास का सेम है। अच्छा, क्या होता है कि मैग्नीट्यूड अगर हर एक मास का सेम है तो हम लोग ये वाला मेथड इजीली लगा सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अगर एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट मास का कम से कम मैग्नीट्यूड में सेम है तो डायरेक्शन में भले ही अलग हो तो चल जाएगा, डायरेक्शन तो अलग है ही इन सभी एग्जांपल्स में। ठीक है, अब हम जरा उन क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं जहां पे एक्सीलरेशन डिफरेंट मासेस का अगर सेम नहीं है तो क्या करना होगा। ठीक है ना, तो हेडिंग पड़ेगा इसमें, और इसको हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, जिसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, और कंस्ट्रेंट मोशन कई तरह का है, जिसमें से हम पहला टाइप का स्टार्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी बोल सकते हैं या फिर इसको पुली कंस्ट्रेंट भी बोल सकते हैं। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और पुली कंस्ट्रेंट। अब इसमें समझना स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पुली कंस्ट्रेंट में क्या है। देखो स्ट्रिंग की अगर आइडियल स्ट्रिंग है तो आइडियल स्ट्रिंग में एक इसकी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि आइडियल स्ट्रिंग के केस में, आइडियल स्ट्रिंग के केस में एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं इन एक्सटेंसिबल। इन एक्सटेंसिबल, तो देखो इन एक्सटेंसिबल का मतलब ये होगा कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मतलब ये कि अगर हम स्ट्रिंग के ऊपर फोर्सेस लगा रहे हैं, स्ट्रिंग पे फोर्स लगा के खींच रहे हैं उसको, तो उससे उसके लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। मतलब स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट रखते हुए उस सिस्टम में जिस तरह से मूवमेंट हो रहे हैं, स्ट्रिंग के दोनों एंड जिस तरह से मूव कर रहे हैं, तो उन दोनों पॉइंट के एक्सीलरेशन में या उनके वेलोसिटी में या उनके डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो देखो इसमें हम लोग सबसे पहले कुछ एग्जांपल लेके ही चलते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सीधा सा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें एटवुड मशीन ही ले लेते हैं। हालांकि एटवुड मशीन में तुमने आसानी से बता दिया कि दोनों तरफ के जो मासेज हैं उनके एक्सीलरेशन सेम होंगे, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है तो इस बात को विजुलाइज करना आसान है। बट अब मैं उसी बात को थोड़ा टेक्निकली लिखते हैं और देखते हैं कि डिफरेंट केसेस में, यानी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस में क्या करना होगा। तो पहले ये समझ लेते हैं कि सिंपल केस में क्या करेंगे। तो तुम ध्यान से ही देखो, ये एक ही स्ट्रिंग है, तो सबसे पहले तुमको ये समझना है कि सिस्टम के अंदर जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे हमें कंस्ट्रेंट का जो कॉन्सेप्ट है उतनी बार अप्लाई करना होगा। जितने स्ट्रिंग्स होंगे उतनी बार कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले मुझे ये काउंट करके अगर बताओ तुम कि इस सिस्टम के अंदर कितने स्ट्रिंग्स है। क्यों भाई, इस सिस्टम के अंदर कितने स्ट्रिंग्स हैं। तो सर इस सिस्टम के अंदर एक तुम ही बोलोगे है सर। दो स्ट्रिंग है माना। एक ही है। दो। हाँ, मतलब बड़ी वाली यस तो सर। एक ही स्ट्रिंग है, बट एक ये भी मान ले अगर, तो एक स्ट्रिंग ये है हाँ और सर। एक स्ट्रिंग ये है। बोलो, मैंने कहा ना जितने स्ट्रिंग्स होंगे उतनी बार कंस्ट्रेंट कॉन्सेप्ट लगेगा। अब समझना कंस्ट्रेंट कॉन्सेप्ट क्या है। कंस्ट्रेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे अगर हम ये वाली स्ट्रिंग ले रहे हैं, ध्यान से देखना, ये छोटी वाली स्ट्रिंग पहले ले रहे हैं, तो इस छोटी वाली स्ट्रिंग का एक एंड तुम ध्यान से देखो पुली के सेंटर से जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड सीलिंग पे जुड़ा हुआ है। तो जो सीलिंग पे जुड़ा हुआ है, क्या ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि वो सीलिंग पे जुड़ा है तो वो हमेशा रेस्ट पे होगा? यस और नो? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट रहना है तो इसका दूसरा एंड भी रेस्ट पे होगा। ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट, मतलब कंस्ट्रेंट में हम लोगों ने एक स्ट्रिंग के ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब जरा दूसरा पार्ट देखो ध्यान से। तो दूसरे पार्ट को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मान लेते हैं कि कुछ टाइम में ये जो m1 है ये x ऊपर गया और m2 जो है ये y नीचे आया, क्योंकि हमको तो मालूम नहीं है कि कौन कितना नीचे आएगा कितना ऊपर आएगा, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि एक x ऊपर गया और एक y नीचे आया। अब जरा ध्यान से देखना, ये लेंथ अगर हम L1 बोल दें और ये लेंथ L2 बोल दें तो हम लोग ऐसे बोलेंगे ना कि L1 प्लस L2 जो होना चाहिए वो
कांस्टेंट होना चाहिए, यस और नो? अगर हमने ये वाला पोर्शन L1 बोला है और ये वाला पोर्शन L2 बोला है, तो स्ट्रिंग का लेंथ है कांस्टेंट। स्ट्रिंग के लेंथ को कांस्टेंट क्या ऐसे लिखा जा सकता है कि L1 प्लस L2 इज इक्वल टू कांस्टेंट? यस सर। L1 प्लस L2 इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ पे अगर तुम देखो L1 प्लस L2 अगर कांस्टेंट है और ये मास x ऊपर गया, तो L1 कितना चेंज हो गया बताओगे? या आप कितना बचा L1? L1 L1 में माइनस से x x कम हो गया, बोलो। अच्छा, L2 में क्या हुआ? तो तुम देखोगे L2 में L2 प्लस 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 x वाई y बढ़ेगा। y। और क्या ये वैल्यू L1 प्लस L2 के इक्वल होगी जो पहले L1 प्लस L2 था? यस यस सर। सर। तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा x इक्वल टू वाई, बोलो। और x इक्वल टू वाई मिलते ही हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो यहाँ से आएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू dy अपॉन dt। तो इसका मतलब होगा कि v1 इज इक्वल टू v2, और फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ से a1 इज इक्वल टू a2 आ जाएगा। तो मैंने ये सिर्फ प्रोसेस समझाया कि प्रोसेस कैसे होगा इन केस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। इसमें तो तुमने आसानी से बता ही दिया था कि दोनों के एक्सीलरेशन सेम है। सर यहाँ पे x को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? कोई लेंथ भी ऑफ दिस डायरेक्शन, कोई भी एक पॉइंट ले, कोई भी एक डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, एक को ऊपर ले लो एक को नीचे ले लो, कोई भी ले सकते हैं, वो तो रिलेशन निकाल रहे हैं ना। ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है हाँ सर। ये सर तभी एप्लीकेबल होगा जब मतलब स्ट्रिंग स्लैक ना करे, क्योंकि सर अगर स्लैक कर जाएगी तो फिर तो मतलब डिस्प्लेसमेंट बराबर। स्ट्रिंग कैसे स्लैक होगी बेटा? जब दोनों तरफ मास लटकाए हुए हैं तो स्ट्रिंग कैसे स्लैक हो जाएगी? समझाओगे कैसे स्लैक होगी? बिना सर कोई वेलोसिटी कुछ दे नहीं रहे हैं, केवल हम उनको दोनों को छोड़ दे रहे हैं मास लटका के, तो स्ट्रिंग स्लैक होने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनेगी इस केस में। ओके सर। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल केस में। अब हम जरा दूसरा एक थोड़ा डिफरेंट डिफिकल्ट केस लेते हैं। देखो बनाओ डायग्राम। अब तुम ध्यान से इस क्वेश्चन में अगर देखो तो इस क्वेश्चन में जो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 है वो सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। और सेम स्ट्रिंग से अगर कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके एक्सेलरेशन हो सकता है कि सेम ना हो, ठीक है ना। कहने का मतलब हम पहले से ही नहीं बोल सकते हैं कि दोनों के एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। तो क्या करोगे, प्रोसेस फिर से वही है जो एग्जैक्टली ऊपर लगाया हुआ है वही मैं नीचे करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। तो हम सबसे पहले इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स एज्यूम कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ब्लॉक 1 जो है, ब्लॉक 1 x डिस्टेंस ऊपर गया सपोज, और ब्लॉक 2 जो है, ब्लॉक 2 ले लेते हैं y डिस्टेंस नीचे आया है। ये बताओ इस स्टेप में कोई डाउट? कोई भी डायरेक्शन में एज्यूम कर लो, 1 को नीचे ले लो 2 को ऊपर ले लो, या 1 को ऊपर ले लो 2 को नीचे ले लो, कोई भी एक ले लो, ठीक। इसके बाद अगला काम है तुम्हारा इस सिस्टम में स्ट्रिंग्स काउंट कर लेना, कितनी स्ट्रिंग्स हैं इसमें। तो बताएगा कोई सही सही कि कितनी स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पे इस पूरे सिस्टम में? बोलो। सर 3। 3 स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पे। यस सर 3 ठीक है, बोलो। एक के एक नीचे ये और एक के पूरी जो जा रही और है। एक ये सबसे बड़ी वाली है, यस सर। ठीक है। अब देखो मैंने कहा ना जितनी स्ट्रिंग्स है उतनी बार स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखो स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट इस पे तो लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो रेस्ट पे रहेगा। बताओ, तो एक स्ट्रिंग का काम हो गया। अब जरा दूसरी स्ट्रिंग पे आओ, ये वाली जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नंबर 2, हम छोटे से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटी वाली देखी तो वो तो चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है मतलब वो तो रेस्ट पे रहेगा। फिर दूसरा ये पॉइंट आता है, तो क्या इस स्ट्रिंग को ध्यान से देखो तो ये बात बोल सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा?
यस और नो, बताओ। यस सर। तो अगर मैंने इस पॉइंट 2 को नीचे की तरफ y लिया है तो ऐसे बोल सकते हैं कि इस पुली का सेंटर भी नीचे y जाएगा। यस सर। बताओ किसी को डाउट है इसमें? तो इस पुली का सेंटर भी y नीचे जाएगा, इस बात में किसी को डाउट है? नहीं डाउट है, वेरी गुड। अब ध्यान से देखना, अब बारी आती है तीसरी स्ट्रिंग की। दूसरा स्ट्रिंग हो गया। अब ये जो तीसरी स्ट्रिंग है इसको हम लोग सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। सेगमेंट्स में डिवाइड करने का मतलब ये कि इधर वाला L1 बोल देते हैं, ये L2 बोल देते हैं और ये L3 बोल देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि L1 प्लस L2 प्लस L3 ये मिला के कांस्टेंट होना चाहिए। बोलिए। तो अब जरा मुझे ये बताओ कि L1 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब ये 1 वाला x ऊपर जाएगा? यस सर। L1 डिक्रीज प्लस होगा x सर। होगा कि माइनस होगा? सर डिक्रीज होगा, डिक्रीजिंग। कितना लिखेंगे नया वैल्यू? L1 माइनस x लिखेंगे। यस Yes, सर। बताओ किसी को डाउट है तो। फिर L2 के बारे में बताओ। वो सर फिक्स रहेगा। नहीं L2 नहीं सर यहाँ से लेके बढ़ेगा। यहाँ तक का डिस्टेंस है और ये पुली जो है वो y नीचे गई है। हाँ तो L2 प्लस वाई हो जाएगा। L2 plus y. वेरी गुड, ये हो जाएगा L2 प्लस वाई प्लस L3। बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है L3। वो भी सर L3 प्लस वाई होगी। L3 plus y. L3 प्लस वाई हो जाएगी। किसी को डाउट है बताओ भी। और इसको हम लोग लिखेंगे इक्वल टू L1 L1 plus L2 प्लस, plus L3. तो L1 L2 L3 देखोगे तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ से। x और y में क्या रिलेशन आएगा? तो यहाँ से तुम देखो मिलेगा x इज इक्वल टू 2y. प्लस x इक्वल टू 2y को डिफरेंशिएट करेंगे तो v1 इज इक्वल टू 2v2 या फिर a1 इज इक्वल टू, A1 is equal to 2A2. तो ये हमारा रिलेशन आ गया, ये हमें निकालना था। इसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको? Constraint relation Constraint in relation। string. देखो नोट कर लो, बताओ कोई डाउट है तो। जितनी स्ट्रिंग्स हैं उतनी बार अप्लाई करेंगे और हर एक स्ट्रिंग में बारी बारी से अप्लाई करेंगे। सबसे छोटी वाली स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे जो पुली के सेंटर से जुड़ी हुई है, और जो सबसे बड़ी वाली होगी उसको बाद में काउंट करेंगे। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है और स्टेप्स में चलना है। सर V1 इज इक्वल टू 2V2 कैसे हो गया? अरे इसी को डिफरेंशिएट किया ना। अच्छा ये सर मैथमेटिकली ठीक है। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो और मैं दे रहा हूँ। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3। हमें यहाँ पे 1, 2 और 3 के एक्सीलरेशन या वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड करना है, कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालना है। करोगे ट्राई अपने आप? Yes, sir. तो यहाँ पे भी हम प्रोसेस वैसे ही चलाएंगे। ब्लॉक 1 का, ब्लॉक 1 को हम ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर देते हैं, ऊपर और नीचे कहीं भी ले सकते हो, x1। ब्लॉक 2 को हम नीचे डिस्प्लेस कर देते हैं, x2। और ब्लॉक 3 को ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर देते हैं, x3। देखो अगर तुमने ये डिस्प्लेसमेंट्स थोड़े से अलग ले लिए हैं, मतलब ऊपर की बजाय नीचे ले लिए हैं, नीचे की बजाय ऊपर ले लिए हैं, तो इक्वेशन का जो फॉर्मेट है फाइनल वाला वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। लेकिन हम लोग देखेंगे जो मल्टीप्लायर फैक्टर है वो मैच करने चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे तुमने एज्यूम किया तुम वैसे ही आगे सॉल्व करो। जरूरी नहीं कि जो मैंने लिया वही लो, क्योंकि मालूम थोड़े ना है कौन कहाँ जा रहा है।
एज्यूम करके कुछ भी आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग जो सीलिंग से जुड़ी हुई स्ट्रिंग है जो फिक्स है उनका तो कोई यूज नहीं है। हाँ, ये वाली स्ट्रिंग जरूर ध्यान देनी है, ये वाली जो स्ट्रिंग है इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको ये पता चलेगा कि ये वाली जो पुली है ये भी x2 डिस्टेंस नीचे आएगी, ये मत छोड़ देना जो बीच वाली पुली है। ये वाली जो स्ट्रिंग है मैंने कहा कि इसको बस तुम ध्यान से देखो, अगर ये वाला पॉइंट x2 नीचे जा रहा है तो ये वाला पॉइंट भी x2 नीचे ले लिया मैंने, इसमें गड़बड़ नहीं करना। अब अगले स्टेप में क्या करोगे, अगले स्टेप में ये वाला पार्ट L1 है, ये L2 है, ये L3 है और ये L4 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बस लिखो, L1 में देखोगे तो x1 कम हो रहा है, L2 में देखोगे तो x2 बढ़ रहा है, L3 में देखोगे तो उसमें भी x2 बढ़ रहा है और L4 में देखोगे तो x3 कम हो रहा है। Yes, sir. एंड दिस इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। तो L1 L2 L3 L4 कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से तुमको मिलेगा x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2x2। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा v1 प्लस v3 इज इक्वल टू 2v2 और एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो a1 प्लस a3 इज इक्वल टू 2a2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब तुमने अगर डायरेक्शन कुछ और लिए हैं तो जैसे जहां मेरा प्लस आ रहा है वहां तुम्हारा माइनस आ सकता है, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। बट जो मल्टीप्लायर है वो सेम रहेंगे, मतलब यहाँ पे 1 होना चाहिए, a3 के साथ भी 1 होना चाहिए और a2 के साथ 2 होना चाहिए, ये मैच करने चाहिए, बस ये है। a1 का कोफिशिएंट 1, a3 का 1 और a2 का 2 होना चाहिए। प्लस माइनस चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन, जो मैंने डायरेक्शन लिया उसके हिसाब से ये है। क्लियर है, बताइए। देखो उसमें और नेक्स्ट प्रॉब्लम, ब्लॉक ए ब्लॉक बी, अगेन देखो इसके लिए बताओ ए और बी के एक्सीलरेशन में रिलेशन। सर तीनों इक्वल है क्या, x1 x2 x3? अरे तीसरा कौन है भाई, दो ही तो ब्लॉक है। नहीं सर, जो डिस्टेंस आएगा इनका। देख लो चुपचाप ध्यान से, ब्लॉक ए का डिस्प्लेसमेंट x1 नीचे ले लेते हैं और ब्लॉक बी का डिस्प्लेसमेंट x2 ऊपर ले लेते हैं। सबसे पहले तो एज्यूम कर लेते हैं, दो ही ब्लॉक है ना, तो x1 x2 एज्यूम कर लेंगे। इसके बाद हमको स्ट्रिंग्स काउंट कर लेनी है, तो एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है और एक स्ट्रिंग ये है। तो जितनी स्ट्रिंग्स होंगी उतनी बार उसमें कंस्ट्रेंट लगेगा। तो सबसे पहले सबसे छोटी स्ट्रिंग से शुरू करते हैं, ये वाली। तो इस स्ट्रिंग का तो कोई यूज ही नहीं है क्योंकि ये फिक्स सीलिंग से कनेक्टेड है, तो इसको हटा दो। इसके बाद अगला नंबर हमें उस स्ट्रिंग का लेना है जो पुली के सेंटर से जुड़ी हुई है। तो देखो ये वाली वो स्ट्रिंग है जो नीचे वाली पुली के सेंटर से जुड़ी हुई है। अब तुम अगर इस स्ट्रिंग को ध्यान से देखो तो इस स्ट्रिंग का ये वाला जो एंड है ये x1 नीचे जा रहा है, तो बताओगे कि ये वाला जो एंड है ये ऊपर कितना जाएगा। सिर्फ इस स्ट्रिंग के ऊपर ध्यान दो, बाकी सब भूल जाओ दुनिया।
इस स्ट्रिंग का सर एक एंड x1 ही ऊपर जाएगा सर? रहेगा तो दूसरा वाला एंड भी X1 जाएगा। x1 ऊपर जाएगा, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे कि इस पुली में भी x1 बना देंगे। देखो ध्यान से, इतना कर लिया। इतना करने का मतलब ये हुआ कि अब इस स्ट्रिंग का काम हो गया, इस स्ट्रिंग से जो भी निकलना था वो हमने निकाल लिया है। अब आ जाओ अगली स्ट्रिंग पे। अगली स्ट्रिंग कौन सी है? तो अगली स्ट्रिंग ये वाली है, ध्यान से देखो तो इस स्ट्रिंग में चाहो तो सेगमेंट ले लो, इधर L1 ले लो, इधर L2 ले लो। तो क्या लिखोगे? L1 प्लस L2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ध्यान से जरा देख के बताओ कि L1 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। L1 यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस था, L1 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये पॉइंट इधर डिक्रीजिंग होगा x1 जा सर? रहा है और अच्छा ये ये सर पॉइंट इधर इंक्रीजिंग होगा। x1 जा रहा है। थोड़ा आराम से सोच समझ के बोला करो, नहीं तो चुप रहो। तो L1 प्लस 2x1 आएगा और L2 बताओ, L2 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? L2 ध्यान से अगर देखोगे तो ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है x2, तो x2 कम होगा और ये वाला पॉइंट x1 ऊपर जा रहा है तो x1 बढ़ेगा। तो यहां से आएगा L2 प्लस x1 और माइनस x2। ये इसमें डाउट है किसी को? ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस L1 है और ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस L2 है। x1 x2 के बाद हमने इनके डिस्प्लेसमेंट लिख दिए, क्या हो गए? तो L1 को x1 बढ़ाया इधर, x1 बढ़ाया इधर, और L2 को x1 बढ़ाया इधर और x2 कम किया इधर से। तो यहाँ से तुमको मिलेगा दिस इज इक्वल टू L1 प्लस L2। तो यहाँ से आएगा x2 इज इक्वल टू 3x1। तो रिलेशन आ जाएगा A2 इज इक्वल टू 3A1 आ जाएगा। बताओ आया समझ में ये सर वाला? ये जो आपने L1 प्लस 2x1 किया ना, ये थोड़ा डाउटफुल है। ये वाला पार्ट देखो ना, ये स्ट्रिंग, ये वाला एंड कहाँ जा रहा है? ये वाला एंड कहाँ जा रहा है? जो चीज सामने दिख रही है, नीचे जाएगा। इतना क्लियरली बना रखा है, एकदम दिख रहा है जो सामने, उसमें भी तुमको डाउट होता है। कोशिश करो बेटा थोड़ी सी, नहीं तो ऐसे बड़ा प्रॉब्लम होगी। ये वाला पॉइंट ऊपर नहीं जा रहा है x1, और ये वाला पॉइंट भी नीचे जा रहा है x1, तो दोनों तरफ से x1 बढ़ रहा है ना। ऊपर भी x1 बढ़ रहा है, नीचे भी x1 बढ़ रहा है, तो 2x1 हो गया। ये भी इधर से भी x1 बढ़ रहा है और इधर से भी x1 बढ़ रहा है, ये है। ठीक है सर, डन। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में फिर इतना ही रखते हैं।